अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। क्या आईनी खिलाफ वर्जी पर कोई हंसते खेलते घंटी बजाकर निकल जाए या आईनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा भुगतना चाहिए? ये दो टोक और हतमी मौकिफ आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया, जो हालिया दिनों में साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अपने जलसों में अदलिया पर की जाने वाली तनकीद का जवाब है। इमरान खान की जानिब से बारहा यह सवाल उठाया जा रहा है कि उनका जुर्म क्या था जिस पर अदालतों को रात गए खोला गया। इस सवाल का जवाब आज खुद चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत के दौरान दिया, जिनके बकौल सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं, आइन की पासदारी अदलिया की जिम्मेदारी है। यह 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने की जरूरत जो है इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी कोई छोटी बात नहीं, कुछ लोग तो फौरन आर्टिकल 6 पर चले जाते हैं। हमने देखना यह है कि जब आइन की खिलाफ वर्जी हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है। क्या आइनी खिलाफ वर्जी पर कोई हंसते खेलते घंटी बजाकर निकल जाए या आइनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा जो है वो भुगतना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद यह कहा कि जब 10-15 हजार लोग जमा होकर अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू करें तो हम फैसले क्यों सुनाएं? फिर अदालत जो है वो सियासी बहस में क्यों शामिल हो? सियासी रहनुमाओं से तवक्को करते हैं कि वो पब्लिक में अदालती फैसलों का दिफा कर सके। आइनी तहफ्फुज़ पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। अदलिया से पहले एस्टेब्लिशमेंट से भी खान साहब को वाज़े जवाबात मिल चुके हैं, उनके हर उस इल्ज़ाम की नफ़ी हो चुकी है जिस पर वो अपना बयानिया बना रहे हैं और अवाम में कुछ हद तक इश्तियाल पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। चंद रोज़ पहले पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ये बता चुके हैं कि हालिया दिनों में होने वाली जो सियासी बुरान है उसमें मदद के लिए इमरान खान हुकूमत की जानिब से उनसे राब्ता किया गया था, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म और उनकी जमात अब भी बज़िद है कि यह राब्ता उनकी जानिब से नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया था। आज भी साबिक वज़ीर आज़म की कुछ सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने ये बात दोहराई कि एस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर उनके पास आई जिस पर उन्होंने इलेक्शन वाली तजवीज़ पर, इलेक्शन करवाने वाली तजवीज़ पर इत्तेफाक किया। इसी गुफ्तगू में अब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ माज़राई का इंदिया भी दिया, जिनके बकौल मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि सिकंदर सुल्तान राजा को इस्टेब्लिशमेंट की तजवीज़ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया। दूसरी जानिब इक़्तिदार से एक हफ्ता दूरी के बावजूद भी इमरान खान साहब हार मानने को नहीं तैयार, अलबत्ता वो अपनी गलतियों को ज़रूर तस्लीम कर रहे हैं। आज उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ कार्रवाई गैर ज़रूरी और उनके खिलाफ दायर केस जो था वो गलती थी और गैर ज़रूरी तौर पर अदालती माज़राई अदालत से माज़राई नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा इमरान खान ये गलती भी तस्लीम कर गए कि उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में टिकटों पर तवज्जो नहीं दी और अब ये है कि किसी इलेक्टेबल को वो टिकट जो है वो नहीं देंगे और जितने भी टिकट हैं वो खुद उसका फैसला करेंगे, इंटरव्यू करके देंगे। साबिक वज़ीर आज़म की बकौल उनके खिलाफ उस वक्त साजिश हुई जब चीज़ें ठीक हो रही थी। तोशा खाना से मुतालिक होने वाली तनकीद पर इमरान खान का ये कहना था कि तोशा खाना से जो कुछ लिया वो रिकॉर्ड पर है। एक गैर मुल्की सदर ने घर आकर तोहफा दिया, वो भी जमा कराया। 3.5 साल बाद अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत है उनको सिर्फ उनके खिलाफ तोशा खाना मिला, ये अल्लाह का एहसान है। तोशा खाना से चीज़ें 50% कीमत अदा करके खरीदी और उनके बकौल, इमरान खान के बकौल, हमने तोशा खाना की चीज़ों की कीमत 15% से बढ़ाकर 20% कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से अपने दौर इक़्तिदार से मुतालिक मुहासबा करना यकीनन खुशाइंद है, लेकिन देखना यह होगा कि आया वो इस मौक़िफ़ को अमली शक्ल भी देते हैं और बिलखुसूस इदारों से तसादुम से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न लेते हैं या नहीं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे साबिक वज़ीर मुमलिकत और PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब, जिनसे ये भी पूछेंगे गुज़श्ता कई दिनों से ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का, उसके पीछे कितने असल अकाउंट्स हैं और कितने जाली हैं, क्योंकि नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब के बकौल 924 अकाउंट्स हैं जहां से ये ट्रेंड्स जो हैं ओरिजिनेट हुए। उनमें से सिर्फ 177 अकाउंट्स असली हैं, बाकी सब जाली और फ्रॉड अकाउंट हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब की जानिब से आज जो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाकर अपनी गलतियां तस्लीम की, क्या उन्होंने ये कहा कि जो काजी फाइज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस था वो उनकी गलती थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था?
नहीं, देखिए बुनियादी तौर के ऊपर हमारी कोई अदलिया के साथ किसी किस्म की कोई मुहाजरा ही नहीं है, और इमरान खान साहब का किसी जज के साथ कोई ज़ाती अनाज भी नहीं है। और बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप देखें तो इमरान खान ही वो वाहिद शख्सियत हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिनकी जमात का नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और अदलिया की बहाली के लिए अगर कोई 3 रोज़ जिसने भूख और प्यास के साथ भूख हड़ताल की थी, 3 दिन जेल में गुजारे थे, वो इमरान खान ही थे। बाकी तो एसी के कमरों में घर पे नज़रबंद हुए थे। तो ये एक हकीकत है जो सबके सामने है। उन्होंने इस चीज़ का हवाला दिया कि वज़ीर कानून की तरफ से एक चीज़ आई कि ये इनके जायदादें, फ़्लैट्स जो हैं वो बाहर आए हैं। उन फ्लैट्स का ज़ाहिर बात है जवाब उन्होंने देना है। उसके ऊपर एक रेफरेंस दायर हुआ। उन्हें ये लगता है कि वो रेफरेंस जो है वो शायद दायर नहीं करना चाहिए था। उसके ऊपर उन्होंने अच्छा, उसका जो है वो इजहार किया है, लेकिन हमारा किसी के साथ ना किसी के साथ कोई ज़ाती अनाज है ना कोई और मामला है। ठीक है, फरोग नसीम साहब ने ये कहा है कि उन्होंने इमरान खान के बेहद इसरार पर और बार बार इसरार पर ये रेफरेंस दायर किया था काजी फायज ईसा के खिलाफ। उनकी तो स्टेटमेंट आ गई। देखें, उनकी स्टेटमेंट आ गई है, ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं तो आपको वो बात कह रहा हूँ जो कि इमरान खान साहब ने कही है। अब इसके ऊपर मज़ीद चूँकि उस रेफरेंस का फ़ैसला हो चुका है और उस रेफरेंस के ऊपर काफ़ी जो है वो डिबेट हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ जो बुनियादी मकसद है, नहीं सुन लें, जो बुनियादी मकसद ये है, जो मैसेज है, ना हमारी अदलिया के साथ को मुहाज़र आई है, ना ही हम किसी ख़ास जज के ख़िलाफ़ है। बस ये बॉटम लाइन है। नहीं, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब, जो जलसों में जिस तरह अदलिया पर तनकीद की जा रही है और ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि जुर्म क्या किया मैंने, खान साहब ने कई बार ये कहा कि रात को आपने 12 बजे अदालत खोली, और आज चीफ जस्टिस ने उसका जवाब भी दिया है कि जब आइन शिकनी की बात होगी, आइन की खिलाफ वर्जी की बात होगी, तो हम 24 घंटे ये अदालत खुलेगी। देखें, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि ये अदालत 24 घंटे काम करे, साल के 365 दिन काम करे। लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया होना चाहिए। अदालतों का काम ही ये है, जजेस का काम भी यही है। लेकिन उसी के साथ साथ हम कहते हैं कि आइन को आप एक तनाजुर में नहीं देख सकते। आइन है, फिर कॉम्प्रीहेंसिव देखना है। आइन का आर्टिकल 63A भी मौजूद है। सिंध हाउस के अंदर गोलियां लगी, सिंध हाउस को नीलाम घर में तब्दील किया गया। तो फैसला आ जाएगा ना? नहीं, एक मिनट आदिल, अब मुझे मुकम्मल करने दें। अब आप, मैंने आपका इंट्रो भी सुना, प्लीज आपका सवाल भी सुना, अब मेरा राइट है, मुझे मुकम्मल करने दें। मामला ये है कि वफादारियां भी तब्दील हुई। हम ये कहते हैं कि आप 24 घंटे अदालत लगाएं, लेकिन उसके तनाजुर में वो 63A की तशरीह भी आ जानी चाहिए, ताकि जो वफादारियां का रास्ता है, जो ज़मीर फरोशियों का रास्ता है, वो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए। उसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर आपका एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बन जाता है। उसके बाद वो बनते साथ अपने आप को NRO देते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, जिस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है उसको रोक दिया जाता है। DG FIA को जो है वो डायरेक्टर जनरल जो FIA के थे डॉक्टर रिजवान जबरी छुट्टी पे भेज दिया जाता है। निचले तबके को जो है वो ताकत का इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उस वक्त भी वो तारीख़ इसी अदालत की है जिसने हाई स्कैंडल में, NICL स्कैंडल में उस वक्त की हुकूमत को, FIA के तफ्तीशी अफसरान को तब्दील करने से, ट्रांसफ़र करने से रोक दिया गया था। हुसैन असगर को गिलगित बल्तिस्तान तब्दील किया गया था। आज भी शहबाज शरीफ अपने केस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, NRO दे रहे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम अदालत के सामने रख रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस मौजूद है, फैसलों के ऊपर तबसरे होते हैं। आज तक उस केस के, उस फैसले को किसी ने तस्लीम नहीं किया। पीपल्स पार्टी तो उसको अदालती कत्ल के मुतरादिफ भी ये कहती है। मैं ये बातें कह रहा हूँ, लेकिन फैसलों के ऊपर तनकीद भी होती है। मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ को एक होलिस्टिक व्यू से देखना है। हम इन जजेस की, इस बेंच की भी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे लिए ये ऑनरेबल है, ये हमारी अदलिया भी है, मेरे भी चीफ जस्टिस है। हम सब चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों, आइन की बालादस्ती हो, लेकिन वो खत भी पहुंच गया चीफ जस्टिस के पास। को जूते मारे जा रहे हैं लंदन में आपके उसकी मुजाहिरों में। एक मिनट, उसकी हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं, और कोई ऐसा शख्स, उसका ताल्लुक हमारे से नहीं है। अगर किसी ने कोई इनफरादी फेल किया है, हमारी तरफ से कभी ये काम नहीं हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमले नहीं किए, नून लीग ने किए, दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी ने जो ज़बान इस्तेमाल की, हमने वो ज़बान इस्तेमाल नहीं की। हम अपनी आइनी कानूनी दायरा कार के अंदर रह के ये बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम का ये राइट है, उनका ये राइट है कि वो इसके ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं।
मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर किसी किस्म का किसी को सेंसिटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये अच्छा, सबकी अदलिया है, आइन इस मुल्क के लिए है। इस मुल्क के अंदर आप खत भी पहुंच चुका है चीफ जस्टिस के पास, बना दें। उस वक्त नहीं उन्होंने बनाया, अब बना दें कमीशन, आज़ाद कमीशन बना दें, तहकीकात कर लें। हम तो उनके ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, ये कौम अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को भी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने आज गलती करार दिया और ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उन्हें तैनात किया था। इसकी आप तस्दीक करते हैं स्टेटमेंट की? नहीं, देखें दो चीज़ें बुनियादी तौर के ऊपर। मामला क्या है? मामला ये है कि पाकिस्तान का आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसके आइनी रोल से हमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आइनी इदारे ने आइनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। बुनियादी काम है इंतखाबात करवाना। आज असम्बलियाँ तहलील हो जाएं या उस वक्त हो जाती अदम एतमाद से कबल, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये जवाज़ नहीं आइन के अंदर के 90 रोज़ से ज़्यादा वो इंतखाबात को डिले करें। ये 7 महीनों वाली बात समझ से बालातर है, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। मामला ये है कि डीलिमिटेशंस होनी है, तो ये वही इंटरम जो आदादोशुमार आए थे मरदमशुमारी के, उन्हीं को मंजूर किया गया। मई 2021 में मंजूर हो गई। उस वक्त हल्का बंदियाँ क्यों नहीं हुई? हल्का बंदियों में क्यों इतना डिले आया? वो अगर उस पार्ट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ तो उसके ऊपर तनकीद करना हमारा राइट है, और हर इदारे के सरबराह की एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को उसने पूरा करना है। अगर नहीं करेंगे उसके ऊपर सवाल उठेंगे। लेकिन ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश पर उनकी तैनाती हुई और उनकी तैनाती भी इमरान खान साहब के बकौल गलती थी, इसकी आप तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें? सुन लें जी, सुन लें। बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप इस बात को समझें, मुझे आप ये बताएं, चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री हो गई। आज तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी और आइनी इदारे के किसी और मामले के ऊपर तो इतफाक़ नहीं हुआ। 2 इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान लगाने से इतफाक़ नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ अगर कोई इतफाक़ हो गया था तो वो हुस्न इतफाक़ हो गया था। ये अब सवाल मैं आप पे छोड़ देता हूँ। चले आप मतलब की तस्दीक कर रहे हैं इसकी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तोशा खाना 112 तहाइफ खान साहब ने लिए और वो कह रहे हैं कि 50% रकम मैंने अदा की, लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि इन्होंने 20% जो है रकम अदा की और जो 50% फिर जब उसको रेस किया गया वो उसके बाद किया गया। तो खान साहब ने ये तो मतलब हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं हर एक चीज़ में, तो आपको अगर कोई तोहफे मिलते हैं वो आप सस्ते पैसे देकर और फिर बैरून मुल्क दुबई और मिस्र की मार्केटों में बेच देते हैं, तो इस पर जाहिर बात है कि सियासी तौर पर भी नुकसान होगा और मॉरली ये ठीक नहीं है जो खान साहब ने किया। नहीं, देखें, ना तो इसका हमें कोई सियासी नुकसान है ना इसका कानूनी नुकसान है। पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ अब हुकूमत में आ गए हैं, कोई गैर कानूनी अमल अगर हुआ है तो उसके अंदर अपना केस बना लें और कार्रवाई कर लें, हमें कोई किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। तोशा खाने का मामला ये है कि जो BMW नवाज शरीफ घर लेके गए थे वो तो 8% के ऊपर लेके चले गए थे, और इसी फवाद हसन फवाद ने, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, नवाज शरीफ के कहने के ऊपर ख़त निकाला हुआ है कि तोशा खाना की जो इन्फॉर्मेशन है ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक नहीं की जा सकती। तो केसेस बने एक मिनट आदिल, इमरान मैं आ रहा साहब का पूछ रहे हैं, आप उन पे चले जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, जरा मुझे आर्गूमेंट तो मुकम्मल कर लेने दें ना। मैं देखें, मुझे अपना जवाब देने दें। उन्होंने ख़त निकाला था कि बैरून ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, ये स्टोरीज़ बनेंगी। अब मामला ये है कि हमने पैसे दिए और हमने पूरे पैसे अदा किए जो उस वक्त की पॉलिसी थी उसके मुताबिक अदा किए। उसके बाद तोहफ़ा आपकी मलकियत है। जब कोई चीज़ आपकी मलकियत है उसके साथ आपने क्या करना है क्या नहीं करना वो आपका फ़ैसला है, उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, मैं इनको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ये मीडिया ट्रायल ना करें, ये केस बनाएं और आगे लेके चलें। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि 20% रकम देकर खान साहब ने तोहफे अपने पास रखे या 50%, इसकी बस तस्दीक करना। देखें, वो तफसीलात तो वहाँ मौजूद होंगी जो उस वक्त की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत ही वो तहाइफ की कीमतें जो हैं वो अदा की गई हैं। अब वो उस वक्त 20% थी तो 20% हुए होंगे, 50% इसलिए पूछ रहा हूँ कि तफसीलात हुकूमत जो सामने लाई है उसमें 20% है, जो दावा PTI कर रही है वो ये है कि 50%। हमने सुन लें, हमने किसी जगह के ऊपर ये दावा नहीं किया कि हमने 50% अदा की है। वो रिकॉर्ड जो है कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद है, लेकिन मौजूदा तौर के ऊपर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब पॉलिसी ये है कि जो उसकी 50% रकम अदा करेगा वो तोहफे को रिटेन कर सकता है।
इसके अलावा उससे कबल ये 15% थी नून लीग की हुकूमत में, तो हमने पॉलिसी को आके चेंज किया है, उसे बेहतर किया है। इमरान खान के बारे में बात करते हैं तो इमरान खान ने 1 अरब 10 करोड़ रुपया अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के खर्चे का बचाया था। कैंप ऑफिस कानून चेंज किया, लेकिन कोई एक प्राइवेट कानून सुन लें कानून से कोई पहले एक प्राइवेट कानून चेंज करने से पहले आपने तोहफे दिए थे। तो कोई गैर कानूनी काम हमने नहीं किया। ये पहला तो कैटेगोरिकली क्लियर कर लेना। इमरान खान के कोई कैंप ऑफिस नहीं थे, कोई इमरान खान ने बैरूनी दौरा नहीं किया। नवाज शरीफ ने 24 लंदन के प्राइवेट दौरे किए, आसिफ अली जरदारी ने दुबई के 50 प्राइवेट दौरे किए थे। इमरान खान जो है वो 777 जहाज़ों में 250-250 लोगों के साथ घूमते फिरते नहीं थे। इनकी तो बिरयानियाँ हेलीकॉप्टरों में आती थी। आए ना, आके बात कर लें हमारे साथ, कोई मसला नहीं, हमें उस पर भी किसी किस्म का कोई इदराक नहीं है। और तमाम तोशा खानों की तफसीलात ले आएँ और फवाद हसन फवाद के बिहाफ पे आके शहबाज शरीफ नवाज शरीफ माफ़ी मांग लें। जिन्होंने कहा था ये डेटा क्लासीफाइड है, हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। चलें, फ़ारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नाज़रीन वक्त का। जिसके बाद वफाकी काबीना जो तश्कील तो पा चुकी है, हल्फ नहीं लिया जा रहा और लग रहा ये है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, स्पेशली MQM और BNP मैंगल, वो भी तैयार नहीं हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ब्रेक के बाद खुरम दस्तगीर और साफ़ी आसमा शिराजी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से पहले फ़ारूक हबीब साहब से बात हो रही थी और उसके बाद एक क्वेश्चन हमने रेज भी किया कि क्या वजह है कि अभी तक हल्फ बर्दारी नहीं हो सकी, काबीना सामने नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है इत्तेहादी मैंगल साहब नाराज़ हैं, MQM भी काबीना में नहीं आनी चाहती और ANP के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें हैं कि वो भी काबीना में नहीं आना चाह रहे। इस वक्त सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद एडवांस में दे दी जाए, क्योंकि ये मुसद्दिका खबर है कि आप वज़ीर कानून कल बनने जा रहे हैं, हल्फ उठा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आदिल जी। ये पार्टी का डिसीजन होगा जी, जाहिर है कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और पार्टी की कमेटी का ये डिसीजन हैं जो भी, और मैं समझता हूँ कि ये बड़े एजाज की बात है कि उन्होंने इस काबिल समझा। तो बाकी अब चीज़ें जाहिर है जितना आपको मालूम है उतना ही मुझे भी मालूम है, क्योंकि ये चीज़ें जब जाएंगी प्रॉपरली नोटिफिकेशंस और ओथ टेकिंग का जो नोटिफाई होना है टाइम या प्लेस, तो जाहिर है उसके बाद ही फिर आप सीरियसली करेंगे। अच्छा तारड़ साहब, ये बताइएगा कितना बड़ा चैलेंज है इतने काफ़ी सारी इत्तेहादी जमातें, उनको साथ लेकर चलना, खुसूसन अगर MQM के जो मुतालबात हैं वो पीपल्स पार्टी जब तक पूरे नहीं करेगी, वो कह रहे हैं हम काबीना में नहीं आएंगे। इसी तरह जो BNP है, मैंगल साहब भी कह चुके हैं कि जी हम तब तक काबीना में नहीं आएंगे जब तक जो बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला है, या जो आज FC ने जिस तरह मुबैना तौर पर फायरिंग वहाँ की, ये कैसे लेके चलेंगे इतनी बड़ी कैबिनेट और इस किस्म के मामलात अगर हों तो? जी आदिल, देखिए जहाँ पे सियासी तौर पे जब इस तरह की चेंज आती है तो ट्रांजिशन के अंदर मसाइल तो आते हैं, और आपको ये भी पता है कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जो सक्सेसफुल हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर रिप्लेस हुए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिप्लेस होने के लिए जो जो जतन करवाए और जिस तरह की आपने सूरत हाल देखी वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और मैं तो कहूँगा कि मुझे एक सियासत के और कानून के तालिब इल्म के तौर पे एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल से हम गुजरे हैं कि आइन के साथ और प्रोसीजर्स और रवायात के साथ जो मजाक किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज शरीफ साहब बड़े मुकम्मल मिजाज और बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं, और जो बाकी जमातों की हमारे साथ कोलिशन गवर्नमेंट है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कौमी जज्बे के साथ और एक अच्छी नीयत के साथ अगर आगे चला जाए तो ये छोटे छोटे टीजिंग प्रॉब्लम जब हुकूमतें फॉर्म होती हैं और वो भी जब कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं तो ये आते हैं। इमरान खान साहब ने भी जब गवर्नमेंट बनाई शुरू में नेचुरली इन चीजों के ऊपर कुछ तजादात रहे, कुछ साथियों ने उन्हें ज्वाइन किए रखा, कुछ ने छोड़ा, लेकिन ये इत्तेहाद इंशाल्लाह टूटने वाला नहीं है। और इसकी क्योंकि जो नीयत है वो साफ है, और इसका जो मेन मकसद था वो मुल्क को जिस तरह के संगीन मुआशी बहरान में डाल दिया था पिछली हुकूमत की नाअहलियों ने, उससे निकालना और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हमारा टॉप एजेंडा है
तो आई एम श्योर कि ये चीजें वक्त के साथ सुधर जाएंगी। मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तबन मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन है कि इंशाअल्लाह उल अजीज चीजें बेहतर हों। अच्छा, मुझे तार साहब ये बताइएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडवाइस दी सदर मुमलिकत को, गवर्नर पंजाब को आप तब्दील करें, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि सदर मुमलिकत के साथ काम करना, और इसको टैकल आप कैसे करेंगे? क्या मुआवजे की तरफ बात जा सकती है आरिफ अलवी साहब की? मेरे ख्याल में सदर साहब अगर तो आइन के मुताबिक चलें और जो पुरानी रवायात हैं, मैं खास तौर पे कहूँगा, देखें आइन जब बनाया गया था तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि किस किस तरह के लोग और किस किस तरह के जो शख्सी रवैये रखने वाले लोग आला आइनी ओहदों पे बैठेंगे। मैं फिर एक बार ये बात बड़ी तकलीफ से कर रहा हूँ कि पंजाब में जो हो रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती कहीं पे। ठीक। और मैं नहीं समझता कि सदर मुमलिकत जो कि हमारा हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उनको ये जेब देगा कि वो आइन की खुली खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि आइन बड़ा क्लियर है। पार्लियामेंट्री निजाम में हम रहते हैं। जो एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर की वो बाइंडिंग है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वाजे लफ्जों में ये लिखा हुआ है। उस पे अगर आपने उसको प्रोसेस को स्लो कर देना है या उसको अवॉइड करना है बाय वन वे और अनदर, तो मैं इसे बदकिस्मती कह सकता हूं। कानून और आइन बनाने वालों ने कभी नहीं ये सोचा होगा कि ये सिचुएशन भी आए। लेकिन सर अभी तक मुआवजे की कोई बाकायदा बात नहीं हुई कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आदिल साहब देखिए, कुछ चीजें पॉलिटिकली ग्राउंड रियलिटीज को देख के डिसीजन लेना पड़ते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी मालूम है। मैं तो क्योंकि कानून पढ़ता हूँ इसलिए मैं सियासी बयान नहीं दागूंगा। ठीक। सदर के मुआवजे के लिए आपको 2/3 चाहिए कौमी असेंबली में भी और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सेनेट में भी, जो मेरी नजर में इस वक्त मौजूद नहीं है। ऑपोजिशन जो पुरानी थी और जो आज के ट्रेडी बेंचेस हैं उनके पास ये अददी नंबर शायद नहीं है। कल की मैं बात नहीं कर सकता, आज से 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद क्या सूरत हाल है, और वो भी सदर मुमलिकत अगर अपने रवैये की वजह से और लोगों को राग़िब कर दें इस तरफ के उनके मुआवजे का सोचा जाए। ठीक। लेकिन फिलहाल मेरी नजर में मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, दिस इज नॉट माई पार्टी स्टेटमेंट। ठीक। अच्छा, मुझे ठीक है तार साहब ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि जी मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो उनकी गलती थी, और फरोग नसीम साहब ने ये कहा है कि जी वो इमरान खान साहब के इसरार पर उन्होंने ये रेफरेंस जो था वो जमा किया। अब आप चूंकि बड़े सीनियर लॉयर भी हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो अभी डेवलपमेंट है कि जी वो रेफरेंस गलती थी? हाय उस दूध पशेमा का पशेमा होना। वजीर आजम थे वो बच्चे तो नहीं थे ना, और वजीर आजम ने माइंड अप्लाई करना होता है। उनके पास एक पूरी काबीना थी, इस तरह के फैसले काबीना में किए जाते हैं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कह देने से तो नहीं हकायक तब्दील होंगे। और फरोग नसीम साहब, मैंने जो थोड़े से वो उनके देखे हैं बयान के कुछ जो जुजियात हैं, शायद वो आज इंटरव्यू भी उनका नशर होगा टीवी पे, उसी हवाले से टीवी पे ही चल रहा था। फरोग नसीम साहब जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि वो नजर आ रही हैं कि वो हकीकत पे मबनी है। वजीर आजम जो हैं वो हेड ऑफ कैबिनेट हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उनको एक वजीर जो है वो कहे और वजीर आजम साहब मान जाएं और कहें कि हाँ ठीक है कर दो इस तरह से। और मुझे अच्छी तरह याद है बड़ा जोरदार तरीके से डिफेंड करती थी हुकूमत, और वजीर आजम साहब टीवी पे बैठ के जलसों में ये कहते थे कि आइन और कानून के मुताबिक हुआ है और तो हमने कैबिनेट में ये रिजॉल्व किया है और इसको डिलिबरेट करके हमने ये दायर किया। फिर ये नहीं छोड़ दें, जो पहला ऑर्डर आ गया था उसके बाद फिर रिव्यू फाइल हुए, फिर उसमें भी गवर्नमेंट ने वही जिद दिखाई और फिर वहां पे नहीं काम रुका। एक और अनप्रेसिडेंटेड रिव्यू जो है वो डाल दिया गया, सेकंड रिव्यू, जिसका कि कोई स्कोप ही नहीं है कानून में। एक नई चीज सुनी हमने कि क्यूरेटिव जो रिव्यू है वो भी फाइल कर दिया गया। तो बस ये मैं तो कहता हूँ बंदे को क्या वो कहते हैं कि आपने अगर गलत भी किया है, वो मुझे जफर इकबाल साहब याद आ गए कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ठीक है। आपने अगर गलती की है
तो कम से कम उसे माने और फिर खड़े हो जाए कि डिसीजन मेरा था लेकिन गलत था। बिल्कुल। चले सेनेटर, ठीक है, सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक कर, आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी चैलेंजेस पर जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को दरपेश हैं, इत्तेहादियों को साथ लेकर जाना, आज एक दफ़ा फिर हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी वो मुलतवी कर दी गई और बताया ये जा रहा है कि BNP मैंगल ने चूंकि इनकार कर दिया था लास्ट मिनट में, तो अब कल जो है हल्फ बर्दारी की ये तकरीब होगी। सीनियर साफ़ी और कॉलमिस्ट आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। आसमा, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि वाकई BNP मैंगल की वजह से जो है हल्फ बर्दारी की ये तकरीब मुलतवी कर दी गई है और अब शायद कल होगी। जी बिल्कुल, अभी बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे प्रोग्राम पे थे तो उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया कि BNP मैंगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी इस मामले के ऊपर जो कि FC की तरफ से बलूचिस्तान में वाक़या देखने को मिला उसके हवाले से। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब वो कम अज़ कम नाराज़ नहीं है उस तरह से और अब चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो गई हैं। तो ये तो ज़ाहिर उस वजह से थी, लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है इस बात के ऊपर भी इत्तलात हैं कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इतना तकरीबन कोई 10 के करीब या जो पार्लिमानी जमातें हैं वो भी 6 से ऊपर हैं, उनके बीच में वजारतों की जो तकसीम है वो एक ज़ाहिर एक बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा मामला था। और आपने देखा कि वज़ीर ख़ारजा के लिए बिलावल भुट्टो साहब का नाम था, उनको भी ज़ाहिर है राज़ी किया गया या अपेरेंटली वो चाह रहे थे कि उनको दी जाए वजारत। हमारी इत्तलात ये हैं कि बहरहाल इस मामले के ऊपर भी मिल बैठ के जो है वो मामला तय किए गए। तो ये मुश्किल काम है, मुश्किलात और भी ज़्यादा आएंगी। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आपने स्टेटमेंट्स देखे हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स आए वो भी एक वजह है जिसकी वजह से उन्होंने वजारतों का भी मामला हो सकता है, लेकिन और भी मामले जो है सदारत का मामला है उसके ऊपर भी बात अभी हो रही है। तो अभी मुश्किल काम होगा इस तरह से इतने बड़े मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफुल नज़रियात जो पार्टीज़ हैं उनको एक जगह पे लेके इकट्ठे चलना शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक। अच्छा आसमा, ये बताएगा कि अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि बिलावल भुट्टो भी तकरीबन अब ये कंफर्म हो गया कि वो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। इसके अलावा जो अहम वजारतें हैं, जिस तरह हमें मिफ्ता इस्माइल का पता है कि वो मुशीर ख़जाना बनेंगे, मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो वजारत इत्तलात संभाल रही हैं। क्या मतलब मुसद्दिका जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, किस किस्म की कैबिनेट ये बन रही है और कौन कौन से अहम लोग उसमें शामिल होंगे आपके ख्याल में? अभी जो ख्वाजा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम में बताया, उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो इक़्तिसादियात की है वो अयाज सादिक साहब के पास मिनिस्ट्री जा रही है। इसी तरह से वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा जो है वो ऊपर यानी बड़े मिनिस्टर के तौर पे बिलावल साहब हैं, हिना रब्बानी खर साहिबा हैं। इसी तरह से उन्होंने ये बताया कि पेट्रोलियम को लुक आफ्टर करेंगे हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब। इकबाल साहब प्लानिंग की मिनिस्ट्री उनके पास आएगी, वो प्लानिंग उनके पास जाएगी। और बाकी भी उन्होंने काफ़ी डिटेल से कुछ जो तफसीलात हैं वो बताई हैं। और जाहिर है कि ये सब चीज़ें कल मेरा ख्याल है 10 या 11 बजे जो है वो काबीना की हलफ बर्दारी है, उस पर सब चीज़ें सामने आ भी जाएंगी। कहाँ कहाँ किस किस को हिस्सा मिला है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन अपेरेंटली ये सारे मामला अब इत्तेहादियों के बीच में अब तक जो ताज़ा तरीन इत्तलात है उसके मुताबिक जो है वो तय हो गए हैं। एक बड़ा मरहला था, ज़ाहिर है 1 हफ्ता हो गया था, कहा यह जा रहा था कि फौरी तौर पर काबीना जो है वो ओथ ले लेगी और अपना जो काम है वो शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और आज तकरीबन 8वां दिन है, इतवार के दिन को अगर हम काउंट करें तो 8 और 9वें दिन जो है वो ये मामला अभी तक किसी तरह से पेंडिंग है। ये एक चैलेंज भी है और इस तरह से सबको साथ लेके चलना आगे भी जाके बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अहम जो वजारतें हैं उनका तकरीबन अब जो है फैसला हो चुका है। दाखिला का राना सनाउल्लाह साहब के पास है, वो पहले से ही इज़्ज़तज़ाई साहब ने खुद ही अनाउंस कर दिया था। कानून का साहब का कानून की वजारत जो है वो बिल्कुल तारड़ साहब के पास। अच्छा, मुझे आसमा ये बताएगा कि जो 2 और अहम फैसले हैं, एक तो सदारत का, दूसरा चेयरमैन सेनेट का, उस पर ये जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि अभी तक उस पर कोई इत्तेफाक राय नहीं है। शायद मौलाना साहब भी सदर बनना चाहते हैं, जरदारी साहब भी ख्वाहिशमंद हैं
और चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो है वो नून लीग अपने पास रखना चाह रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि ये उनका हक है। PMLN के जराये से बात हुई है, उसमें तो वो ये कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पहले भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ही लड़ा था और उन्होंने जीता भी था, इसलिए उसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं वो चाह रही है, जैसे स्पीकर का उनके पास चला गया, अगर सदर मुमलिकत के लिए जरदाई साहब का नाम आता है और वो अपोजिशन को उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होता तो जाहिर है कि वो भी एक बड़ी पोजीशन होगी। इसी तरह से चेयरमैन सेनेट का अगर गिलानी साहब के पास चला जाता है तो ये 3 बड़ी अहम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ जाएंगी। और जाहिर है कि इसके ऊपर इख्तलाफ मौलाना फजलुर रहमान और जरदाई साहब के बीच हो सकता है, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले एक डिनर हुआ है, जरदाई साहब खुद मौलाना के पास तशरीफ ले गए थे और अब देखते हैं कि वो मफामत के बादशाह हैं, वो किस तरह से उनको मनाते हैं या क्या इस पर मामला तय होते हैं। लेकिन ये दिलचस्प होगा कि मुआवजे की तहरीक के ज़रिए से सदर मुमलिकत को हटाया जाता है या और तरह के जो प्रेशर्स हैं उनको सामने लाया जाता है। लेकिन ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त पंजाब के गवर्नर के बाद से जो है वो इख्तियार कर चुका है। ना वो कैबिनेट के ओथ ले रहे हैं आरिफ अलवी साहब, ना वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया है, और अभी भी कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी आज जो इमरान खान साहब ने इंडिया दिया है कि शायद वो कोई रेफरेंस दायर करेंगे। तो ये एक काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा कि अपोजिशन जो है वो किस तरह से उनको अपनी पोजीशन से हटाती है। ठीक, आसमा शिराजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त में चाका जिसके बाद पिल्डट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सदर मुमलिकत ने एक दफ़ा फिर, पहले तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से हल्फ लेने से इनकार किया और वजह ये थी कि उनकी तबीयत नासाज थी। आज काबीना से उन्होंने हल्फ लेना था, लेकिन फिर ये बात आई कि उनकी तबीयत नासाज है। इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर गवर्नर पंजाब की जो तब्दीली थी वो भी उस तरह नहीं हो पाई। आईनी लिहाज से इसको देखने की कोशिश करेंगे अहमद बिलाल महबूब के साथ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, फिल्डट के सरबरा बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि इससे पहले सदर मुमलिकत की तबीयत ख़राब हो गई जब शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेना था। आज एक दफ़ा फिर तबीयत ख़राब हो गई जब इन्होंने वफाकी काबीना से हल्फ लेना था। अब ठीक है, जनरली वो बीमार होंगे, लेकिन क्या ये सदर मुमलिकत की आईनी जिम्मेदारी नहीं कि इस किस्म के हल्फ लें? और अगर वो मुसलसल इसी तरह करते हैं तो आइन और कानून क्या कहता है हमें? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी बहुत ज़्यादा कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं, लेकिन जो चंद जिम्मेदारियां हैं उनमें से ये भी है कि वो मुंतखब नुमाइंदों को हल्फ दें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो अपने आईनी जिम्मेदारियों से पहलू तय कर रहे हैं। लेकिन चलिए, उनकी चूँकि उन्होंने अगर यह कही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है उसको बहुत इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर वो किसी और को डेलीगेट कर देते हैं फ़ौरन अपनी जिम्मेदारी, तो इस हद तक तो इसे कबूल किया जा सकता है और दूसरी शख्सियत उनसे हल्फ ले लेगी। लेकिन जो कुछ और मामलात हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मसला अगर वो वज़ीर आज़म के एडवाइस को नहीं मानते या उसको डिले कर देते हैं और फिर आइन के एक शिक का सहारा लेके वो 25 दिन के लिए उसको इस एडवाइस को डिले कर देते हैं कि गवर्नर को हटा दिया जाए, तो फिर ज़रा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। फिर मेरे ख्याल में हमें आइन और दस्तूर की पासदारी के लिए कोई फिर अदलिया का शायद रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से फिर काम नहीं चल सकेगा। अगर वो हर चीज़ को इस तरह 25 दिन लेट कर देंगे तो फौरी नौयत के कुछ काम भी रुक जाएंगे, और ये हमारे दस्तूर का मंशा नहीं है। हमारे दस्तूर का मंशा तो ये है कि वज़ीर आज़म जब एडवाइस करे तो वो बाइंडिंग है सदर मुमलिकत पे, उस पर अमल करे, और बग़ैर किसी वजह के उसको 25 दिन डिले कर देना तो कारोबार मुमलिकत को पैरालाइज करने के मुतरादिफ है। ठीक, अच्छा अहमद बिलाल साहब, एक तरफ तो सदर मुमलिकत के मामलात हैं, जिस तरह आपने भी उस जानिब इशारा किया कि गवर्नर पंजाब ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर अगर एडवाइस दे चुके हैं और उन्हें अगर नहीं चेंज किया जा रहा तो ये कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं चीज़ें और फिर अदालत का दरवाज़ा शायद खटखटाना पड़े। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस जा रहा है, लेकिन
हुकूमत ये कह रही है कि जी चूंकि फॉरेन फंडिंग का केस अब आ रहा है तो एक नया महाज इमरान खान साहब जो हैं वो खोलने जा रहे हैं। आपकी क्या टेक है इस पर सर? जी बिल्कुल, वो असल में हुकूमत का और रियासत का जो निज़ाम है इस वक्त पूरी उनकी जो स्ट्रेटजी मुझे लगती है वो ये कि उसे पैरालाइज करना चाहते हैं, और ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी ताकि वो इस तरह से फोर्स कर सकें रियासत को कि वो उनकी बात माने और जो वो चाह रहे हैं वो किया जाए। और एक लिहाज से वो शायद पनिश भी करना चाहते हों रियासत को कि उनको तहरीक एतमाद को कामयाब होने दिया गया और वो उसके नतीजे में वजारत उस्मा छोड़ने पड़ी उन्हें। तो इस वजह से भी वो नाराज़ होंगे और उस नाराज़गी का इजहार वो इस तरह से करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी 3 मेंबर्स पे चल रहा है जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर है, और 2 मेंबर उसके अभी मिसिंग है, यानी जिनको अभी अपॉइंट करना बाकी है। तो अगर एक भी मेंबर उसमें से किसी वजह से ना रहे तो फिर इलेक्शन कमीशन डिसफंक्शनल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उनकी कोई बुनियाद मजबूत नहीं लगती चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने की, लेकिन वो शौक़ से करें। लेकिन ये एक सिस्टम के अंदर, पूरी रियासत के अंदर एक ख़राबी सी पैदा करने का बायस बन सकता है। लेकिन अब हुकूमत को भी तेज़ी से काम करना चाहिए और जो बाकी 2 वैकेंसीज़ हैं इलेक्शन कमीशन में उनको भी फिल करने का बंदोबस्त करना चाहिए। अच्छा अहमद बिलाल साहब, इस्तीफों वाला जो मामला है, पीटीआई वाले तो काफ़ी सारे 100+ में जो हैं वो इस्तीफे देकर चले गए हैं, जो कि अब स्पीकर कौमी असम्बली जो है पर्सनली एक एक बंदे को वो बुलवाएंगे। लेकिन ये कितना बड़ा सियासी और आइनी बहरान बन सकता है नई हुकूमत के लिए? देखिए, कानूनी तौर पे तो ये कोई बहरान नहीं है, इसलिए कि इसके बावजूद असम्बली अपनी कार्रवाई जारी रख सकती है और उसकी मतलूबा तादाद जो असम्बली को चलाने के लिए होती है उससे कहीं ज़्यादा लोग इसमें मौजूद हैं। और इसके अंदर चूँकि पीटीआई के वो लोग जिन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया वो भी 30-35 की तादाद में मौजूद हैं और 3 मेंबर GAD के भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक अपोजिशन की भी एक 40 के करीब लोग मौजूद होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि एक अपोजिशन कम अज़ कम जो है तकल्लुफ़ के तौर पे तो मौजूद होगी, लेकिन सियासी तौर पे अगर आप देखे जाए तो सियासी तौर पे ये एक अच्छा खासा एक प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आपको बाई इलेक्शंस भी कराने पड़ेंगे। उसके लिए तकरीबन मिनी जनरल इलेक्शन का माहौल पैदा हो जाएगा, बहुत अखराजात भी आ जाएंगे, तो उससे एक ख़राबी तो पैदा होगी। लेकिन मेरे ख़्याल में इसमें कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि फिर ये एक्सेप्ट किया जाए चैलेंज और इसको सरमाउंट किया जाए। लेकिन अगर स्पीकर साहब ये लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ 8-10 लोग और ऐसे निकल आए जो ये कहें इस बात से कि उन्होंने वॉलंटरीली इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन उससे कोई बड़ा मटेरियल फ़र्क वाक़ई होने वाला नहीं है। ठीक, अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।